ओम। कल की वीडियो में चर्चा की गई थी कि शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों के लिए प्रतिनिधित्व क्यों, इस पर चर्चा हुई थी। इसी के आगे हम विचार करते हैं कि मूल अधिकारों की जो प्रवृत्ति वो दो तरह की होती है, एक निरपेक्ष होती है, दूसरी सापेक्ष होती है। निरपेक्ष स्थिति वो स्थिति होती है सबके साथ जब एक जैसा व्यवहार हो, सबके लिए एक ही कानून हो। जैसे महिला है, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, वो भले ही बस के अंदर जा रहे हैं लेकिन उनके लिए सीट की व्यवस्था ना की जाए, ये लिखना गलत है। अगर ये लिखना गलत है तो ये निरपेक्ष है, यानी समानता है। तो इसलिए चूंकि यहां असमानता दिख रही है शारीरिक क्षमता की। दूसरा आता है सापेक्ष स्थिति। जब बस के अंदर कोई बीमार है, महिला है, वृद्ध है, तो उस समय सापेक्ष लाने के लिए, यानी जैसे अन्य व्यक्ति में क्षमता उसमें नहीं है, वो आर्थिक दृष्टि हो सकती है, सामाजिक दृष्टि हो सकती है, वो शैक्षिक दृष्टि हो सकती है, उसके लिए चीज अपनाई जाती है। दूसरा जो चर्चा की गई है कि एक बास्केटबॉल का उदाहरण दिया गया, एक दूसरे बच्चे का उदाहरण दिया गया कि एक बच्चे के माँ बाप अनपढ़ हैं, आर्थिक स्थिति भी खराब है, जंगलों के अंदर रहते हैं, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, पैदल जाते हैं, 10 किलोमीटर चलना पड़ता है। एक दूसरा बालक है जो दिल्ली के अंदर रहता है, माता पिता दोनों प्रोफेसर हैं, पढ़ने के लिए गाड़ी आती है, स्कूल में ले जाने के लिए, पढ़ते हैं, ट्यूशन की सुविधा दी जाती है। तो दोनों के टेस्ट समान होते हैं, तो क्लियर सबको पता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो बच्चा वनवासी क्षेत्र का वो नहीं सफल होगा, और जो वनवासी क्षेत्र का नहीं है, शहर का रहने वाला, वास्तव में वही सफल होगा। जब भी कोई टेस्ट होगा, या जैसे खली एक पहलवान है, दूसरा आपका यादव या कोई भी आपका कमजोर व्यक्ति जिसका वजन लगभग 50-55 किलो है, एक पहलवान जिसका वजन 100 किलो है, दोनों कुश्ती करा दी जाए तो सबको पता है जिसका वजन 100 किलो है वो जीतेगा। तो इसलिए ये भी एक भिन्नता है। उनको बराबर लाने के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। इसको ही हम सापेक्ष स्थिति कहते हैं। और इसी आधार पर शिक्षण संस्थाओं में जिस तरह की व्यवस्था की गई है, शिक्षण संस्थाओं के बाद भी उस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। उस पर आज हम चर्चा अब आगे करते हैं। इति श्री।